हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट विथ मनीष सर में। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 10th के हिस्ट्री के चैप्टर 1 के यूरोप में राष्ट्रवाद जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं उनको हम देखने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रथम जिनेवा कन्वेंशन कब हुआ था। प्रथम जिनेवा कन्वेंशन कब हुआ था। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। प्रथम जिनेवा कन्वेंशन 1874 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था। 1874 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या होगा ऑप्शन बी। प्रथम जिनेवा कन्वेंशन 1864 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था। इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था। ठीक है, इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था। 1861, 1871, 1720, 1817। तो इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ था 1871 ईस्वी में। कब हुआ था। तो 1871 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसका ऑप्शन भी बी हो जाएगा 1871 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है। यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है। आप लोग बताइएगा, यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है। जर्मनी को, फ्रांस को, ऑस्ट्रिया को और इटली को। तो इनमें से सभी ऑप्शन क्या है, गलत है। इनमें से सभी ऑप्शन गलत है। यूरोपीय सभ्यता का पालन कहा जाता है यूनान को। किसको कहा जाता है, यूनान को। आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैंने जानबूझकर क्वेश्चन का आंसर गलत दिया था। आप लोग बताइएगा, यूरोपीय सभ्यता का पालन कहा जाता है यूनान को। किसको, यूनान को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था। बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था। तो बोहेमिया निम्न में से ऑस्ट्रिया, यूनान, तुर्की, पोलैंड। यह ऑस्ट्रिया देश के अधीन था। ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा इसका, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, बोहेमिया ऑस्ट्रिया देश का अधीन था। किसके, ऑस्ट्रिया। अगला क्वेश्चन है, लुई फिलिप किस देश का शासक था। लुई फिलिप किस देश का शासक था। जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, इटली। तो लुई फिलिप जो शासक था यह था फ्रांस का। कहाँ का शासक था, यह था फ्रांस का शासक था। ठीक है, फ्रांस, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था। तो मित्र राष्ट्रों के गुट में कौन शामिल नहीं था। आप लोग बताइएगा, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, रूस। देखिए, जितने भी शक्तिशाली कंट्री थे वो मित्र राष्ट्र के गुट में शामिल थे। कौन, मित्र राष्ट्र के गुट में शामिल थे। ठीक है, जैसे ब्रिटेन था, फ्रांस था, रूस था, जर्मनी नहीं था। ठीक है, कौन नहीं था इसमें से, जर्मनी नहीं था। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जर्मनी नहीं था। अगला क्वेश्चन है, 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना। 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना। तो यह बना था, देखिए, इटली, इंग्लैंड, जर्मनी, पोलैंड। कहाँ का बना था। तो 1871 में विलियम प्रथम सम्राट बना था जर्मनी का। कहाँ का बना था, जर्मनी का। यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी जर्मनी का बना था। ठीक है, सी, जर्मनी। अगला क्वेश्चन है, सार्डिनिया का राजा कौन था। सार्डिनिया का राजा कौन था। सार्डिनिया, विक्टर इमैनुअल, नेपोलियन, इनमें से दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो विक्टर इमैनुअल जो राजा था कहाँ का था, सार्डिनिया का राजा था विक्टर इमैनुअल। यानी ऑप्शन ए। क्या था, ऑप्शन ए, विक्टर इमैनुअल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था। इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था। मैजिनी, काउंट काबूर, गैरीबाल्डी, इनमें से सभी। तो इटली के एकीकरण का जो प्रमुख नायक था इनमें से सभी था। कौन था, इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, लुई 16वें को फांसी कब दी गई थी। लुई 16वें को फांसी कब दी गई थी। 1748, 1793, 1798, 1854। तो लुई 16वें को फांसी दी गई थी आपका 1793 में। कब दिया गया था, 1793, यानी ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा, 1793 में दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे बीना लिखा गया है, इसका होगा वियना सम्मेलन। क्या होगा? वियना सम्मेलन। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये होगा आपका वियना सम्मेलन। वियना क्या होगा? वियना सम्मेलन। तो वियना सम्मेलन की मेज़बानी किसने किया था? तो वियना सम्मेलन की मेज़बानी किया था मेटरनिख, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वियना सम्मेलन की मेज़बानी किया था मेटरनिख ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? ठीक है, निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? क्वेटो सम्मेलन, वियना सम्मेलन, रियो डी जेनेरिया सम्मेलन और लौसेने सम्मेलन। ठीक है, आप लोग बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी, लौसेने सम्मेलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? अब्राहम लिंकन, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, बराक ओबामा और निक्सन। तो किसने लागू किया था? तो अमेरिका में न्यू डील लागू किया था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। किसने लागू किया था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हीगेल किस देश का दार्शनिक था? हीगेल किस देश का दार्शनिक था? ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी, ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जर्मनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए है गणराज्य को पुनर्स्थापित करना, लोकतंत्र को पुनर्स्थापित करना, राजतंत्र को पुनर्स्थापित करना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? आप लोग बताइएगा। तो इसका मुख्य उद्देश्य था राजतंत्र को पुनर्स्थापित करना। किसको? राजतंत्र को पुनर्स्थापित करना। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, सिकंदर कहाँ का निवासी था? सिकंदर कहाँ का निवासी था? पहला ऑप्शन है रोम, उसके बाद चीन, उसके बाद यूनान, उसके बाद मिस्र। तो यह था यूनान का। कहाँ का? यूनान का, यूनान। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे क्वेश्चन देखते हैं, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति 1789, 1804, 1871, 1870। तो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में, ऑप्शन नंबर ये। कब हुआ था? 1789 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है इटली, बी है जर्मनी, सी रूस और डी है ग्रेट ब्रिटेन। तो ये जो स्थित है, ये आपका स्थित है जर्मनी में। कहाँ स्थित है? जर्मनी में, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ये जर्मनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोसूथ का संबंध किस देश से है? कोसूथ का संबंध किस देश से है? आप लोग बताइएगा। पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रिया, यूनान, पोलैंड और हंगरी। ठीक है, आप लोग बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी हंगरी। किससे संबंधित था? तो हंगरी से। अगला क्वेश्चन है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और पश्चिम एशिया। ठीक है, तो ये जो दोनों देश हैं ये आते हैं वर्तमान में यूरोप के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आते हैं? यूरोप के अंतर्गत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई? ठीक है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई? हैप्सबर्ग, आर्लिया वंश, बूर्बो वंश, जरशाही। तो इसका आंसर जो होगा आपका हो जाएगा, इसका आंसर होगा बूर्बो वंश, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा वंश हो जाएगा? बूर्बो वंश, यानी ऑप्शन नंबर सी। मैजनी का संबंध किस संगठन से था? मैजनी का संबंध किस संगठन से था? ए हो जाएगा लाल सेना, बी हो जाएगा कार्बोनरी, सी हो जाएगा फिलिक हेंटेरिया और डी हो जाएगा डाइट। तो मैजनी का संबंध था कार्बोनरी से, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन है, इटली और जर्मनी का एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था? इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था? ऑप्शन ए इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया और प्रसा। तो आप लोग इसका आंसर दीजिएगा, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था? तो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध जो देश था उसका नाम है ऑस्ट्रिया। क्या नाम है? ऑस्ट्रिया। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? ठीक है, ए है सेनापति, बी है फ्रांस में राजदूत, सी है प्रधानमंत्री और डी है गृह मंत्री। ठीक है, तो काउंट काबूर ने विक्टर इमैनुअल को जिस पद पर नियुक्त किया था उस पद का नाम था प्रधानमंत्री। क्या था? प्रधानमंत्री, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? सिपाही, किसान, जमींदार, नाविक। तो गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? गैरीवाल्डी पेशे से नाविक था। क्या था? नाविक था। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन में है लुई 18वां ने, नेपोलियन बोनापार्ट ने, नेपोलियन थर्ड ने और अगला है बिस्मार्क ने। तो जर्मन राज्य का निर्माण किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। जालवेरिन कैसी संस्था थी? जालवेरिन कैसी संस्था थी? क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की, ये पादरी एवं सामंतों की। तो जालवेरियन जो संस्था थी वो व्यापारियों की संस्था थी। कैसे थी? व्यापारियों की, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त एवं लौह की नियुक्ति का अवलंबन किसने किया? रक्त और लौह का नियुक्ति का अवलंबन किसने किया? मेजिनी, हिटलर, बिस्मार्क और विलियम वन ने। तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन जिसने किया था उसका नाम था बिस्मार्क। क्या नाम है? उसका नाम है बिस्मार्क, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, बिस्मार्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1864, 1866, 1870 और 1871। आप लोग बताइएगा कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 1871 में। कब हुई थी? 1871 में। ठीक है, यानी 1871, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एड्रियाना पुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? अगला क्वेश्चन है, एड्रियाना पुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तुर्की और फ्रांस, यूनान और पोलैंड, तुर्की और हंगरी, हंगरी और पोलैंड। तो आप लोग बताइएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा तुर्की और फ्रांस। क्या होगा? तुर्की और फ्रांस, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और आपसे पूछ जाए कि एड्रियाना पुल की संधि कब हुई थी तो आप लोग क्या बताइएगा? तो एड्रियाना पुल की संधि हुई थी 1829 में। कब हुआ था? 1829 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सन 1870 में फ्रांस और पसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो सन 1870 में फ्रांस और पसा के बीच सेडान, सिडेवा, साइदान, फ्रैंकफर्ट। तो सन 1870 में जो युद्ध हुआ था वो हुआ था सेडान का युद्ध हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद जर्मनी के एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्रीमिया का युद्ध, बी है सेडेवा का युद्ध और सी है प्रसा डेनमार्क का युद्ध और डी है सेडान का युद्ध। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा, इसको कमेंट करके बताइएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी सेडान का युद्ध। कब हुआ था? सेडान का युद्ध हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सेडान का युद्ध। आगे क्वेश्चन है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मेजिनी, गैरीबाल्डी, विक्टर इमैनुअल और मुसोलिनी। तो इसका जो संस्थापक था मेजिनी। कौन था? मेजिनी। ऑप्शन नंबर ए, यंग यूरोप का संस्थापक था मेजिनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है?
तुर्की को, इटली को, इंग्लैंड को, फ्रांस को। तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को। किसको कहा जाता है? तुर्की को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस कब हुआ था? आप लोग बताइएगा। 1815 में, 1818 में, 1820 में और 1848 में। तो वियना कांग्रेस जो हुआ था, वियना कांग्रेस हुआ था, वियना कांग्रेस 1815 में हुआ था। कब हुआ था? 1815 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? ये हो जाएगा मेजनी, बी होगा गैरिबाल्डी, सी होगा लेनिन और डी होगा बिस्मार्क। क्या होगा? डी होगा बिस्मार्क। तो जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार था बिस्मार्क। कौन था? बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं था? इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं था? बिस्मार्क, मेजनी, काउंट काबूर और गैरिबाल्डी। तब इटली के एकीकरण में जिसका संबंध नहीं था वो है दोस्तों आपका बिस्मार्क। कौन है? बिस्मार्क। ठीक है, यह इटली के एकीकरण में इसका संबंध नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? संघीय शासन व्यवस्था, संवैधानिक शासन व्यवस्था, गणराज्य शासन व्यवस्था और डी में अधिनायकवाद। ठीक है, आप लोग बताइएगा। तो 1830 में क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन व्यवस्था था? तो ये था संवैधानिक शासन व्यवस्था। कैसा शासन व्यवस्था था? तो संवैधानिक शासन व्यवस्था था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? काउंट काबूर, बिस्मार्क, गैरिबाल्डी और मेजिनी। तो जर्मनी के एकीकरण के लिए जो उत्तरदायी था उसका नाम है बिस्मार्क। कौन था? बिस्मार्क है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 1871 में कौन सी संधि हुई थी? 1871 में कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि, पेरिस की संधि, वियना कांग्रेस की संधि, इनमें से कोई नहीं। तो अगला हो जाएगा इसमें से 1871 में हुआ था फ्रैंकफर्ट की संधि। ठीक है, कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन है इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका योगदान था? इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका योगदान था? तो मेजनी का, इमैनुअल का, गैरिबाल्डी का, काउंट काबूर का और इनमें से सभी। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी, यानी इनमें से सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया। ठीक है, तो रॉबर्ट ओवन जो निवासी था वो था आपका ब्रिटेन का। कहाँ का था? ब्रिटेन का। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए चैप्टर 1 का, क्लास 10th का चैप्टर 1 का जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था वो मैंने करा दिया है। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।